अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और साथ ही साथ हम इसके कुछ प्रोग्राम भी करेंगे जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे अच्छे तरीके से। एज अ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस होंगे वो। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन अलाउ यू टू मेक डिसीजंस। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं पाइथन में, वो हमें इस बात को अलाउ करती हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड किस बेस पर रन करेगा, किस कंडीशन की बेस पर रन करेगा। तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं पाइथन में यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में ना जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो इफ़ एल्स की कंडीशन के थ्रू लिखते हैं, इफ़ को यूज़ करके लिखते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स वगैरह हम सब कुछ देखेंगे कि इफ़ कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ़ क्या होता है, इसका लिखने का सिंटैक्स क्या है। इससे पहले हम एक अपनी लॉजिक बिल्डअप करने के लिए एक फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करना है। अब ये फ्लो चार्ट इस फ्लो चार्ट के अंदर ना दो कंडीशंस दी गई हैं, और उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि जो भी नंबर एंटर करेंगे ना, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना कोई सी भी 3 नंबर ले लेती हूँ। जैसे मैंने 3 नंबर ले ली, 0, -5 और 3 नंबर ले लिए, और अब मैंने फाइंड करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 को पहली कंडीशन देंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, इस नंबर स्मॉलर देन 0, कि जो नंबर आपके पास है वो 0 से छोटा होना चाहिए। अब क्या ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 0 है, और 0 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो वो अगली कंडीशन के पास आ जाएगी। अब अगली कंडीशन क्या कहती है, इस नंबर इक्वल टू 0, कि जो नंबर आएगा ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और बात ठीक है, अब हमारा नंबर भी 0 के इक्वल ही है। तो ये क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये जो है लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा, इसका कंट्रोल यहाँ ट्रू लिखा है। और क्या आएगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखा है कि साइन इज़ न्यूट्रल, और ये हमें बताएगा कि इसका साइन न्यूट्रल है। मतलब जो भी आपने नंबर दिया वो न्यूट्रल साइन है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके अंदर कोई साइन नहीं होगा, और 0 के पास कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं -1, अगर मैं इसको नंबर देती हूँ तब ये मुझे क्या आंसर रिटर्न करता है। तब ये पहली कंडीशन सेट देखेगा कि इस नंबर स्मॉलर देन 0, के हाँ नंबर स्मॉलर देन 0 है, क्योंकि -1 जो होता है वो 0 से छोटे नंबर होते हैं जो माइनस के साथ होते हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। तो फिर हमें रिटर्न क्या करेगा, साइन इज़ नेगेटिव, के जो इसका आपके पास जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देख लेते हैं 3 को, कि अगर मैं 3 नंबर इसको देती हूँ तो वो क्या करेगा, पहली कंडीशन इसको चेक करेगा कि इस नंबर स्मॉलर देन 0, हाँ नंबर जो है स्मॉलर देन 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स की तरफ मूव करेगा। तो फॉल्स की तरफ आके उसके बाद अगली कंडीशन इसको मिल रही है, अगली कंडीशन को उसको चेक करेगा कि इस नंबर इक्वल टू 0, कि ये नंबर जो है 3 नंबर जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं 0 से बड़ा है ये। तो ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद ब्लॉक में क्या लिखे कि साइन इज़ पॉजिटिव, कि अब जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ना ही वो 0 है ना ही वो 0 से छोटा है, तो वो पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं पाइथन के अंदर यूजिंग इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो आई होप ये इससे आपकी लॉजिक बिल्ड हो गई होगी कि हमने क्या काम करना है पाइथन के अंदर। तो आगे मूव करते हैं और समझते हैं इसके सिंटैक्स को, साथ ही छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर है इफ स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो इफ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट अ कंडीशन। अब इफ स्टेटमेंट क्या है, वो इस्तेमाल होती है किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी जो भी कंडीशन दी है वो ट्रू हो जाती है, द ब्लॉक ऑफ कोड अंडर द इफ़ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने इफ़ के अंदर लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जिस तरह से पिछले में हमने एग्जाम्पल में देखा है कि अगर कंडीशन ट्रू आती है तो 7 ब्लॉक एक जो दिया हुआ होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, ज़रा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है एज नाम का, और उसके अंदर 18 वैल्यू दी है, और साथ उसके बाद एक कंडीशन लगा दी है इफ़ लिख कर। अच्छा, इफ़ जो है ना वो कीवर्ड होता है, इसको यूज़ करके हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद लिखा है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि एज के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होगी। ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, ये कंडीशन, ये जो ऑपरेटर लगाए हुए हैं ना, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं और कितने कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, तो मैं इसका लिंक आपको वहाँ ऊपर दे दूँगी, आप जाके उसको देख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि
अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो कंट्रोल है वो कोड ऑफ ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो आगे जो आइडेंटिशंस के साथ दिया गया स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। अब आप ये देखिए, जो इफ़ की सीध में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर ये इफ़ के बिल्कुल उसी लाइन में सीध में लिखा हुआ आता तो ये इफ़ की कंडीशन नहीं होती, इसको ब्लॉक ऑफ कोड नहीं माना जाता। ठीक है, अब ये इफ़ के अंदर होकर के लिखे, इसका मतलब कि ये इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यू आर एन अडल्ट। अगर हम इसको ना करके देखते हैं एडिटर में, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि आइडेंटिशन क्या होती है। पाइथन में हम आइडेंटिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वरना हमारा प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं। ओके, तो मैंने एज 18 दे दी है और मैंने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या 18 से कम होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, अंदर आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखें कि जैसे मैंने प्रिंट लिखा तो इफ़ के साथ छोटी सी लाइन बनी हुई नीचे को नज़र आ रही होगी, ये हमें डिफ़ाइन करती है कि आइडेंटिशन है। और जो अब मैं लिख रही हूँ वो इफ़ की बॉडी है। ठीक है, बॉडी कहते हैं बेसिकली। तो अब मैंने क्या लिख दिया, यू आर एन अडल्ट, और ये एक प्रोग्राम बन गया बेसिक छोटा सा। तो जब मैं इसको रन करूँगी ना तो ये मुझे क्योंकि मैंने एज को 18 वैल्यू दी हुई है, तो ये मुझे यही प्रिंट करके दिखा देगा, यू आर एन अडल्ट। अब मैं क्या करती हूँ, ज़रा ना एज को ना एक यूज़र से, तो अब मैं क्या करूँगी कि एज को ना इनपुट का वेरिएबल बना दूँगी कि मैं रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू लूँ और उसको अपने प्रोग्राम में इनपुट करके चेक कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट ले लूँगी और कहूँगी इंटर योर एज। तो इसको रन करते हैं। इसके बाद तो अभी रन टाइम पे एक एज मांग रहा है, और अगर मैं इसको कुछ एज दे देती हूँ जैसे 19 और एंटर प्रेस करती हूँ और वो कहते हैं यू आर एन अडल्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दोबारा इसको रन करके देखूँ तो अब मैंने कुछ लेट से 19 से कम एज डालती हूँ, जैसे 12 मैंने डाल दी है। तो अब क्या है, ये मुझे कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब मैं ऐसे में हो सकता है कि मैं कोई और कंडीशंस लगाना चाहूँ कि अगर 12 एज का बच्चा हो या 12 एज से बड़ा हो तो वो कुछ और मैसेज मुझे रिपीट करके दे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकती हूँ। एल्स इफ़ को पढ़ लेते हैं। दी एल्स इफ़ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। अगर हम मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास हैं और हम एक कंडीशन मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम एल इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, द प्रोग्राम विल चेक द एल इफ़ कंडीशन। कि अगर पहली कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो एल इफ़ के अंदर जो हमने सेकंड कंडीशन दी होगी प्रोग्राम उस कंडीशन को चेक करेगा। तो दोबारा इस प्रोग्राम में आते हैं तो हमने एज यहाँ पे 13 दे दी है और इफ़ की कंडीशन लगा के पहली वाली कंडीशन दे दी है कि एज क्या है 18 से बड़ी होनी चाहिए, 18 के इक्वल होगी, तो प्रिंट हो जाएगा यू आर एन अडल्ट। और एल इफ़ में मैंने एक और कंडीशन दे दी है कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 13 होगी तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, यू आर अ टीनेजर। ठीक है, तो अगर ये जब पॉसिबल है, जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी दैन वो सेकंड कंडीशन पे मूव करेगा। तो चलते हैं इस कंडीशंस को चेक कर लेते हैं अपने एडिटर में जाके, एक और कंडीशन नहीं अप्लाई करते हैं। ओके, अब मैं आ जाती हूँ इफ़ कंडीशन से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं लगाती हूँ एल इफ़, और एल इफ़ में एक और कंडीशन मैं लगाऊंगी कि एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 होगा तो क्या होगा, एक और मुझे नई कंडीशन मिल जाएगी कि प्रिंट होके मुझे मिलेगा यू आर अ टीनेजर। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे और भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो मैं और भी कंडीशंस लगा सकती हूँ, एल इफ़ लगा के, फिर एल इफ़ लगा के। बस ये होता है कि पहली जो कंडीशन है वो इफ़ में लिखी जाती है, और अगर आप दूसरी तीसरी चौथी एंड सो ऑन जितनी मर्जी कंडीशंस लगाते हैं तो वो किस में लिखी जाती है, एल इफ़ के अंदर ही लिखी जाती है। ठीक है, तो अब ये लिखा गया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एंटर योर एज, और यहाँ पर कोई एज एंटर करते हैं, लेट्स से 14 एंड यू आर टीनेजर। तो इस तरह से हमें और कंडीशन मिल गई है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी आ सकती है, अगर मैं कुछ 13 से छोटी वैल्यू एज उसको साइन करूँ तब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। लेट्स से चेक करते, 13 से 12 मैंने किया, अब भी ये वही प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे और कोई कंडीशन और कोई आंसर नहीं दे रहा।
तो ऐसे में अगर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कोई एक मेरी अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, तो उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ एल्स स्टेटमेंट लिखने के लिए। अच्छा, इसको क्या, इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ नन ऑफ अबव कंडीशन आर ट्रू। ये जब एग्जीक्यूट करती है जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो वही है, अगर मैं एज को 10 देती हूँ वैल्यू और फिर पहली वाली कंडीशन देती हूँ और दूसरी वाली कंडीशन में कहती हूँ कि यू आर टीनेजर, और एल्स मैं कोई कंडीशन लिख देती हूँ, अगर दोनों हो जाती है रॉन्ग तो क्या होगा, एल्स के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन कर जाएगा। बेसिकली एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं लिख रहे होते, एल्स के अंदर सिर्फ हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं कि वो हमारे पास लास्ट बचा कुछ ऑप्शन होता है जिसने आखिर में प्रिंट हो जाना है या एग्जीक्यूट हो जाना है अगर कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे एल्स में लिख दूँगी प्रिंट यू आर चिल्ड्रन, यू आर चाइल्ड। अब मैं ना इस प्रोग्राम को रन करूँगी ना, तो मैं छोटे से छोटा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर कोई भी दे दूँ, ये मुझे कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर देगा। अब जैसे मैंने 3 दिया तो उसने मुझे यू आर चाइल्ड दे दिया। अगर मैं कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी दे देती हूँ तभी ये मुझे क्या करेगा, कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर देगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा। अब इफ़ एल्स इफ़ और कंडीशंस को यूज़ करके यही फ़ायदा होता है कि हम एटलीस्ट कोई ना कोई एक मिनिमम सोल्यूशन हमें मिल रहा होता है। तो इस तरह से हमने एल्स इफ़ और एल्स को देखा। अगर मैं इसको सारे को समराइज़ करूँ तो क्या होता है कि पता चलता है कि जो इफ़ कंडीशंस होती हैं ना, वो होती है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो और आपके पास पहली कंडीशन जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप इफ़ के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, एल्स इफ़ होता है। एल्स इफ़ में क्या आता है कि अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, 3rd 4th 5th 6th एंड सो ऑन 10 कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो आप किस में लिख सकते हो, उसको एल इफ़ में लिख सकते हैं। एल इफ़ कहते हैं पाइथन में। तो अनदर कंडीशंस जो होती हैं वो एल इफ़ में आती हैं। ओके, उसके बाद लास्ट बचता है एल्स। एल्स में ना कंडीशंस नहीं आती, एल्स में सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखा जाता है जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। व्हेन, जब वो लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमारे पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमें नन प्रिंट ना हो के मिले, हमें कुछ एक आंसर मिल रहा हो, तो हम वो क्या करते हैं, एल्स में लिख देते हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं है तो एल्स का ही ब्लॉक ऑफ कोड हमें प्रिंट होकर मिल जाए। तो बेसिकली ये होते हैं 3 बेसिक तरीके हैं, रूल्स नहीं कह सकते, जिसको हम इफ एल्स में यूज़ करते हैं और ये इफ एल्स का काम होता है। तो अब आगे हम चल के ना इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए 2 लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं, बेसिक लेवल का और एक एडवांस लेवल का। तो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल को दोनों को करेंगे और ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक लेवल का क्या कह रहा है कि इवन और ऑड। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम डेट चेक वेदर अ नंबर एंटर बाय द यूज़र इज़ इवन और ऑड। क्या आप यूज़र से नंबर लेना है आपने सबसे पहले तो, ठीक है, एंटर बाय द यूज़र, और आपने चेक करना है कि जो दिया गया नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो अगर मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। अच्छा, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड हो और उनका मॉडुलस 0 है। ठीक है, मतलब कम्प्लीटली 2 पर डिवाइड हो जाते हैं तो वो इवन नंबर होते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो पाते, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ देते हैं 0 के अलावा। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं कि जैसे अगर मैं कोई भी नंबर को 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो जो उसका मॉडुलस आएगा वो 0 होगा, तो 0 के इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम 2 पर डिवाइड करके मॉडुलस 2 आए तो वो इवन नंबर होगा, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो ऑड नंबर होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको जल्दी से साफ़ करके ना अपना कोड लिखना शुरू करते हैं इवन और ऑड का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँगी जिससे मैं यूज़र से इनपुट ले रही होंगी, विच इज़ नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और मैं इंटीजर टाइप का इनपुट यूज़र से लूँगी। तो मैंने इंट लिख दिया, इनपुट लिख दिया, और साथ ही एक टेक्स्ट लिख दूँगी कि इंटर अ नंबर। अब इसके बाद मैं कंडीशंस लगाऊंगी इफ़, कि अब मेरे पास कंडीशन क्या कि नम के अंदर जो भी नंबर आए तो उसका अगर मैं मॉडुलस लूँ 2 से तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन बनी है पूरी। क्या ही हो भी बात आपको समझ आ गई कंडीशन किस तरह से बन रही है। तो मैं प्रिंट करवा दूँगी कि नंबर जो होगा हमारा इवन होगा। ठीक है, तो मैं कह दूँगी नंबर इज़ इवन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो ऑब्वियसली वो ऑड नंबर होगा।
एल्स के अंदर आके कोई मैं कंडीशन नहीं लिखूँगी, लेकिन मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दूँगी कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाला एल्स में लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दे। तो मैं लिख दूँगी इसमें नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देंगे और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जैसे 5 किया है और कह रहे हैं नंबर इज़ ऑड। ठीक है, क्योंकि 5 ये नंबर ऑड नंबर है तो ये हमें रिप्लाई सही कर रहा है। उसके बाद दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं कोई इवन नंबर दिए 2 और मुझे रिप्लाई कर रहा है नंबर इज़ इवन, तो मतलब ये प्रोग्राम हमने बिल्कुल ठीक बना लिया है। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपनी एडवांस लेवल की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को देखें ना, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ें, उसको एनालाइज करें, उसको अंदर देखें कि हमसे क्या क्या चीज़ें मांगी गई है और हमें क्या करना है। ठीक है, बेसिक जब हम बिगनर होते हैं ना, हमारे ये प्रॉब्लम बहुत होता है, हमें प्रॉब्लम की ही समझ नहीं आ रही होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स होकर पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ लें 3-4 दफ़ा, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करें कि इसमें क्या पूछा गया और हमने क्या करना है, एंड देन उसको स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। राइट अ प्रोग्राम डेट कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ आइटम इन शॉपिंग कार्ट। अब आपने क्या करना है कि एक शॉपिंग कार्ड है आपके पास, ठीक है, शॉपिंग की हुई है, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको कैलकुलेट करना है इसकी प्राइस को। फिर क्या करना है, अप्लाई डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट, और फिर जो टोटल अमाउंट बने उसके बेस्ड पर आपने डिस्काउंट अप्लाई करना है। अब डिस्काउंट अप्लाई करने के 3 कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली कंडीशन है कि अगर जो टोटल है वो $100 से कम है तो कोई आपने डिस्काउंट नहीं देना। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि 10% डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को अगर उसकी शॉपिंग $100 से $500 के दरमियान में है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब 20% डिस्काउंट मिले अगर उसकी कस्टमर की शॉपिंग $500 से ज़्यादा की है। तो ये कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि शॉपिंग लेनी है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, शॉपिंग के सारे जो आइटम्स के प्राइस है ना, वो एक लिस्ट में बना लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कंडीशंस लगाएंगे और देखेंगे कि जो भी हमारी शॉपिंग बनी है उसके ऊपर कौन सा डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आगे ना एक शॉपिंग कार्ड बना लूँगी जिसके अंदर ना सारी शॉपिंग के जो भी प्रोडक्ट्स लिए हैं, प्रोडक्ट्स के प्राइस स्टोर होंगे। तो वो एक मैं लिस्ट बना लूँगी कि लिस्ट के हेल्प से सारी शॉपिंग के प्राइस आ जाएंगे। जैसे 23 रुपीज़ का कोई एक प्रोडक्ट है, 45 रुपीज़ का एक और प्रोडक्ट है, 21 रुपीज़ का एक और प्रोडक्ट है। इस तरह से एक पूरी शॉपिंग लिस्ट बन गई है। अब क्या करूँगी, मुझे सबसे पहले ये करना था, इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक और वेरिएबल बना लूँगी जिसके अंदर प्रोडक्ट्स का सम होकर जाएगा, जिसका नाम है, वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया सम शॉपिंग कार्ट, और इक्वल का साइन लगाऊंगी। और जो सम का जो वेरिएबल है, सम का फंक्शन यूज़ करके मैं शॉपिंग कार्ट लिख दूँगी कि शॉपिंग कार्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स वैल्यूज़ मिल रही है उसका सम होकर अगले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया कि एक लिस्ट बना ली है, शॉपिंग की लिस्ट बना ली है, और अगले वेरिएबल के अंदर मैंने उस शॉपिंग लिस्ट को सम करके जो भी उसका टोटल आ रहा है मैं इस सम शॉपिंग कार्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रही हूँ। अब क्या करूँगी, मैं कंडीशंस देखूँगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर शॉपिंग क्या है $100 से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इसको करना शुरू करते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो भी सम होगा, टोटल होगा, सम शॉपिंग कार्ट लेस देन 100 होगा तो हमें कोई भी डिस्काउंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है। और इसके अंदर आके मैं लिख देती हूँ कि डिस्काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो डिस्काउंट 0 होगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो $100 से ज़्यादा और $500 से कम की अगर शॉपिंग है तो क्या करेंगे उसको। तो मेरे पास 2 कंडीशन हैं इसके अंदर, तो मैं दोनों कंडीशन को एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकती हूँ इस तरह से कि 100 से ज़्यादा होना चाहिए या 100 के इक्वल होना चाहिए। 100 से ज़्यादा, 100 से इक्वल। अब मैं शॉपिंग कार्ट लिख दूँगी कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हो और लेस देन 500 होनी चाहिए।
तो क्या होगा, लेस देन 500 और इक्वल टू 500 होनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारे पास 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं डिस्काउंट के वेरिएबल को एक और नई वैल्यू असाइन कर दूँगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0.10। ठीक है, मैं 0.10 इसलिए कि फ्लोट टाइप है और इसको फार्मूला जब बनाऊंगी तब ये मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, तो अगर एल्स क्या है कि अगर कुछ भी में से दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो ऑब्वियसली 500 से ज़्यादा का बिल होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट दे देंगे 20% का। तो अब मैंने क्या किया कि एक लिस्ट बना ली है और साथ उसको जो है सम भी ले लिया है और साथ ही साथ तीनों कंडीशंस भी अप्लाई कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब जो भी डिस्काउंट है उसको मैंने अप्लाई करना है और उसके बाद तीनों चीज़ें मैंने शो करनी है। तीनों चीज़ें में क्या क्या आता है, सबसे पहले प्राइस आता है, टोटल प्राइस आता है कि टोटल प्राइस क्या बना था। उसके बाद ये शो करवाना कि डिस्काउंट कितना लग रहा है और एंड देन लास्ट में ये बताना है कि डिस्काउंट के बाद टोटल प्राइस क्या बने। तो मैं क्या करूँगी, पहले फ़ाइनल बिल का एक वेरिएबल बना दूँगी जिसके अंदर मैं टोटल कर रही हूँगी कि डिस्काउंट के बाद बिल क्या बनेगा, मतलब डिस्काउंट का फार्मूला लगाऊंगी बेसिकली। तो डिस्काउंट फार्मूला लगाने के लिए मैं शॉपिंग कार्ट के जो मतलब सम शॉपिंग कार्ट है, इसका मतलब कि जो भी सम आ रहा है बिल का उसको मैं माइनस कर दूँगी और मतलब जैसे आप देख रहे हैं सम शॉपिंग कार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट के साथ। बेसिकली कि एक ना डिस्काउंट का फार्मूला है, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एरिया निकाल रहे होते हैं किसी चीज़ का या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कोई फार्मूला उसको एग्जिस्ट करता होता है। तो हम उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरह ये डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो क्या है, फाइनल बिल के अंदर मैंने डिस्काउंट का फार्मूला लगा दिया है। अब जब जो भी वेरिएबल इसके अंदर आएगा तो वो डिस्काउंट से इनिशलाइज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले प्रिंट करूँगी कि फ़ाइनल बिल क्या बना था। तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए लिख देती हूँ कि टोटल बिल बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट से पहले बिल क्या बन रहा था, और साथ इसके अंदर इसका वेरिएबल लगा दूँगी और कर्ली ब्रेसिस के अंदर सम शॉपिंग कार्ट के वेरिएबल को यूज़ करके क्या करूँगी, अगली प्रिंट बनाई है कि डिस्काउंट अप्लाइड किया, हम बताएंगे कि कितना डिस्काउंट अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। तो डिस्काउंट को वेरिएबल को मैं लिखूँगी कर्ली ब्रेसिस के अंदर और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 के साथ। क्योंकि ये ऐसे मैंने क्यों किया है, जब मैंने डिस्काउंट का वेरिएबल बनाया था तो उसको मैंने 0.10 से या 0.20 से इनिशलाइज करवाया था। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये एग्जैक्ट डिस्काउंट बता देगा कि क्या डिस्काउंट बने। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हमने डिस्काउंट वाला बिल शो करवाना है। तो इसमें क्या करूँगी कि फ़ाइनल जो प्राइस बनी है आफ्टर डिस्काउंट वो शो करवा देंगे और इसके अंदर हम फ़ाइनल बिल वाला वेरिएबल शो कराएंगे, क्योंकि फ़ाइनल बिल वाला फार्मूले के साथ अटैच होकर जो भी बिल बनेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा तैयार। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पर डिफरेंट तरह की बिल्स ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर यही फार्मूला, यही प्रोग्राम हम रन करा सकते हैं। सेम होगा सबके लिए। तो जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो मेरे पास क्या है, एक अच्छा 154 पे तो 0% दे रहा है, कुछ मिस्टेक की इसके अंदर हमने कि 154 पर तो हमें ज़्यादा 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए था। तो इसको सेट कर लेते, कहाँ मिस्टेक की है हमने देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। यहाँ पर मिस्टेक की है, इसको हमने लेस देन करना था। ओके, अब दोबारा इसको रन करते हैं और अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आई है। अब देखिए 154 है इसका टोटल जो बिल है। डिस्काउंट से पहले तो 10% इसके ऊपर डिस्काउंट लग रहा है और डिस्काउंट के बाद जो है हमें टोटल बिल भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम और वैल्यूज़ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट वाले वेरिएबल के अंदर नई वैल्यूज़ असाइन करके, नई लिस्ट असाइन करके बार बार इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक नई वैल्यू असाइन कर देती हूँ। तब देखते हैं कि क्या बनता है इसका।
ओके, तो मैं नई वैल्यूज़ असाइन कर दी है। तो अब क्या है, यहाँ पर 500 से ज़्यादा का बिल बन रहा है, तो अब क्या है 20% डिस्काउंट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से कि एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की पाइथन की हेल्प से। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।